Hey everyone, welcome to the channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies related problem guys. आज करेंगे हम लोग यहाँ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन. सो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, आइए देख लेते हैं. ये पहले तो लिख दूं भैया इलेक्ट्रिक डायपोल. तो भैया इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है बड़ी ही सिंपल. दो चार्जेस को ले लो, एक ले लिया तुमने यहां पॉजिटिव Q और दूसरा तुमने यहां पर ले लिया भैया नेगेटिव Q. याद रखने वाली चीजें ये हैं कि दोनों की पोलैरिटी सेम नहीं होगी. ऑफ कोर्स दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है यार, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो होना चाहिए एग्जैक्टली सेम. सो दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी वाले चार्जेस यहां पर लेंगे और उनको रखेंगे एट डिस्टेंस 2L. अब बच्चों को दिमाग में आएगा कि 2L क्यों भाई, L ही ले लेते तो अच्छा था. सो बेसिकली ना आगे जो हम डेरिवेशंस कुछ करेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जब हम निकालेंगे इस डायपोल की वजह से, तो वहां पर हमारे कैलकुलेशन को समझने में आसानी होगी, फॉर्मूले को जनरलाइज करने में आसानी होगी, इसीलिए 2L ले लो. मानो मेरी बात, 2L लेने से तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है. मतलब क्या, बड़ा ही सिंपल. फिर से एक बार, दो चार्जेस जिनकी पोलैरिटी ऑपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड एकदम बराबर होगा और जो डिस्टेंस 2L पर एक दूसरे से सेपरेट होंगे उनको हम बोलेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल. सो बेसिकली यार 2L बोलने से जो यहां पर हमको फायदा हो रहा है ना, वो फायदा क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूं. आपको ना इसका सेंटर से डिस्टेंस जो मिल रहा है हर एक चार्ज का वो बराबर मिल गया, दैट इज L2L. अभी काम आपको जब आएगा तब आप इसको समझोगे कि इसका कितना आपको फायदा हुआ. सो फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ पर सेंटर इसका मार्क कर देता हूँ और आप क्लियर है, इतनी मैथ्स हर बच्चा जानता है कि इस सेंटर से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हो जाएगा L. सो ये तो था इलेक्ट्रिक डायपोल. तो अब हम यहाँ पे डायपोल तो पढ़ चुके हैं बॉस, अब आगे पढ़ना है डायपोल मोमेंट और उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल. तो चलो फिर देर किस बात की है, लेट्स प्रोसीड. ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल आप सब देख चुके हो, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल को रियल लाइफ में कहीं हमारे आसपास हमने एक्सपीरियंस किया है? यस सर, डेफिनेटली आपने किया हुआ है. पानी रोज रोज आपको दिखता है, हर जगह आपको दिखता है. वही पानी की बात कर रहा हूँ, ये H2O मॉलिक्यूल. सो ये H2O मॉलिक्यूल जो है ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्मेशन करता है और कहीं ना कहीं इसका ये इलेक्ट्रिक डायपोल ही इसे एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट बनाता है. मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा थोड़ी देर बाद. अभी फिलहाल मैं आगे चलता हूं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे. सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को मैं अब यहाँ पे डिफाइन करूंगा. अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन कर चुके हैं, अब उसकी वजह से जो मोमेंट है वो क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. सो दैट्स वेरी सिंपल. P से डिनोट करोगे आप यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए यहां पर फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज Q इंटू 2L. सो Q इंटू 2L जो है ये बना मेरा यहां पर फॉर्मूला फॉर डायपोल. और एक बात आपको बता दूं कि अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो इट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट. अब अगर आप इसको वेक्टर साइन देते हो, यानी कि यहां पर Q इंटू 2L ऐसा लिखते हो, तो ये आपको यहां पर प्रॉपर डायपोल मोमेंट का वेक्टर बता रहा है. अब ये डायपोल मोमेंट वेक्टर आप जो देख रहे हो उसका डायरेक्शन हमेशा कहां से होगा, इसका डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो अगर अभी यहां पर मैं इसका डायपोल मोमेंट बताऊं, डायरेक्शन बताऊं, तो इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है. ठीक है. सो P का डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहेगा. सो दिस इज व्हाट P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2L. सो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपने यहां पर कर लिया है. डायरेक्शन पता चल गया है कि इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव. अब कुल मिला के बात करनी है इसके यूनिट के बारे में और इसके डायमेंशंस के बारे में. सो यूनिट के बारे में क्या ही बात कर लूँ भाई मैं, यूनिट आपको साफ साफ दिख रहा है. Q है तो कूलम होगा और लेंथ है तो मीटर होगा. सो इसकी यूनिट तो ऐसा यूनिट अपन लोगों ने यहाँ पर देखते से ही निकाल ली है. और अब डायमेंशन भी अपन को यहाँ पर निकालने में कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है. एज वी ऑल नो यहाँ मास तो कहीं पे नहीं दिख रहा है, लेंथ जो है वो इसकी वजह से आ गई है.
और अब जो यूनिट बची हुई है वो है किसकी, कूलम की। सो कूलम की यूनिट आप सब जानते हैं AT, मैं सीक्वेंस में लिखूँ MLTA, तो ये हो चुका है आपका फार्मूला M0L1T1A1। सो दैट्स इट। अब अपन आगे बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत सारी जगह निकाली, एक बार फिर से यहाँ निकालोगे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालोगे एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन ये पॉइंट कहाँ है, कहाँ है ये पॉइंट? यही है मेन सवाल। तो ये पॉइंट इस डाइपोल के रिस्पेक्ट में, डाइपोल तो दिखा दो भाई, ये रहे अपने 2L डिस्टेंस पे -q और +q, ये A ये B। अब दो पोजीशंस कुल मिला के आपको यहां पर मिलने वाली हैं, ठीक है। एक पोजीशन तो जो है वो जो लाइन सेंटर टू सेंटर इन दोनों चार्ज को जोड़ रही है ना, उसी को अगर आप एक्सटेंड कर देते हो, कुछ इस तरीके से आप एक्सटेंड कर देते हो और किसी एक साइड अगर उस पॉइंट को रख देते हो, अभी मैं पॉजिटिव चार्ज के इस साइड पॉइंट P पर रख देता हूं अपने उस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, ठीक है। सो ये टेस्ट चार्ज अपन ने Q0 रख लिया यहां पर। तो इस पॉइंट P पर आप कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये वाली जो पोजीशन कहलाती है ना कि आपने सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, ठीक है। और इस पोजीशन को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। अब एंड ऑन पोजीशन मतलब आप समझ रहे हैं, किसी एक एंड पर ये लाई कर रहा है पॉइंट, इसलिए इस पोजीशन को आप एंड ऑन पोजीशन बोलते हो। तो एक तो इस पोजीशन पे तुम निकालोगे अभी, ठीक है। अभी कैलकुलेशन बचा है, अभी करना है, बहुत कुछ करना है, यही तो मेन डेरिवेशन है आज की इस क्लास का। अब दूसरी एक और पोजीशन है, अब उस दूसरी पोजीशन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसके जस्ट नीचे। पहले तो डायपोल कॉपी कर रहा हूँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये -q, ये +q, दिख तो रहा है ना भाई, बराबर दिख रहा है? हाँ, उम्मीद दिख रहा होगा। देन दिस इज A, दिस इज B, और ये एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पे अपन ने बना दिए। तो ये कहानी तो जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम अपन ने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दी, मगर इस बार सेंटर टू सेंटर जो लाइन यहाँ पर जुड़ रही है, हमारा पॉइंट इस पे लाई नहीं करेगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि सेंटर से 90 डिग्री पे पास होने वाली लाइन, इस लाइन को क्या बोलोगे? इस लाइन को बोलोगे इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन बोलोगे इसको? इक्वेटोरियल लाइन। सो इस इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है पॉइंट P दिस टाइम विद द टेस्ट चार्ज Q0। तो भाई ये पोजीशन को बोलते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन, ठीक है ना। एंड ऑन पोजीशन एंड की तरफ है। अब एंड से अलग हटके इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट जो है वो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो आप जो अभी डेरिवेशन करने वाले हो, यानी कि जो आप पॉइंट की बात कर रहे थे जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, वो दो पोजीशन है, एक तो एक्सियल लाइन पोजीशन होगी और दूसरी इक्वेटोरियल लाइन वाली यानी कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होगी। तो अब चलते हैं उसकी तरफ। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो डायपोल आपके सामने है, पोजीशन लिख दी है, एंड ऑन पे बात कर रहे हैं। एंड ऑन मतलब कि इसके किसी एक एंड को अगर एक्सटेंड कर रहे हो, मतलब ये सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन को आपने अगर एक्सटेंड करा और एक्सटेंड करने के बाद एक पॉइंट आपने P यहाँ कंसिडर किया और इस पॉइंट P पर आपने Q0 जैसा एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा, ठीक है। सो Q0 टेस्ट चार्ज यहाँ नीचे में रख देता हूँ। ऑब्वियस टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ये पहले से अब आप जानते हो। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इस +q के कारण इधर पे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी E पॉजिटिव के लिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और यहाँ पर क्या बताया मैंने अभी आपको, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस कारण से यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स का, वो कौन सा होगा, वो इस तरफ होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये E- का डायरेक्शन हो गया।
तो आपके पास डायरेक्शन आ चुके हैं अभी, लेकिन अभी आपको नेट रिजल्टेंट इसका कैलकुलेट करना है, वही तो हमें करना है, उसी के पीछे तो हम लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मतलब है कि नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर इस पॉइंट P की जो लोकेशन है उसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। ये सेंटर से डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब कि ये जो हमारा डायपोल है इसका सेंटर। अब ये पॉइंट्स अगर A और B हैं, ये पॉइंट आपने P पहले से डिफाइन किया है, लेट दिस पॉइंट बी एनीथिंग लाइक R ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये R पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसका A और B का, और इस R पॉइंट से मैं बोलता हूं आपको डिस्टेंस लेना है इस पॉइंट P का, आप इसे स्मॉल r रख रहे हो, ठीक है। सो इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। और मैं बता दूं कोई रिलेशन नहीं है SR और SR का, आप चाहो तो M फॉर मिड पॉइंट भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स जस्ट अ डिनोशन, ठीक है। और C फॉर सेंटर भी ले सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी है वो ले लेना यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं अगर तुमसे यहाँ पर पोजीशंस डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने को बोलूं तो वो डिस्टेंसेस बहुत क्लियर अपने दिमाग में कर लो। ये Q चार्ज पॉजिटिव वाला और Q0 के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या मैं इसको R माइनस L बोल दूं, चलेगा? देख पा रहे हो सब लोग ध्यान से? कैन दिस बी कॉल्ड एज R माइनस L? आई होप आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टोटल R है, ये इतना L है, क्योंकि टोटल 2L था, तो सेंटर ऑब्वियस, सेंटर का काम क्या है, इक्वल पार्ट्स में तोड़ना, तो इतना बचा L। सो टोटल R में से L सब्ट्रैक्ट होगा तो ये R माइनस L हो गया। अब अगर मैं तुमसे इस A पोजीशन पे रखे हुए नेगेटिव चार्ज का और Q0 के बीच का डिस्टेंस पूछूं, सो दिस विल बी R प्लस L ऑफ कोर्स। ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्टेंसेस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के निकाल लिए हैं, जो कि डायपोल का पार्ट थे। अब मैं आपसे बोलूं अगर कि आप इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख लो दोनों का, तो क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव के लिए आप लोग अभी लिखने वाले हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप सब जानते हो, दैट इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर Q अपॉन R माइनस L, अभी पॉजिटिव वाला निकाल रहे हो ना, सो R माइनस L का क्या लिखोगे आप यहाँ पर? ऑब्वियस है स्क्वायर। और यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है, ऑब्वियस है इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। क्या आप सबको ये आइडिया अभी लग पा रहा है? क्या डायरेक्शन होगा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन इधर जा रहे हो, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन वेक्टर बोलूँ, यूनिट वेक्टर, तो बच्चा जानता है आई कैप, मैथ्स में ऐसा पढ़ाया जाता है। खैर ये 11th के पुराने पाप होंगे अगर 11th का वेक्टर तुम्हें नहीं मालूम है, फिर भी मैं तुम्हें अभी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसे आई कैप से डिनोट करते हो, वाई एक्सिस का जे कैप से डिनोट करते हो, और जेड एक्सिस का के कैप से डिनोट करते हो। अभी यहाँ पर अपन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन की ज़रूरत थी, और अपन लोगों ने सबसे पहले बचपन से ही अभी तक एक्स एक्सिस को ही सबसे पहली लाइन अपनी मानी है। तो अपन ने ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन था, इसलिए प्लस का ही ले लिया, और ये आपका जो बन चुका है दैट इज़ व्हाट दी फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब नेगेटिव वाले के लिए भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेगेटिव वाले के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपने Q अपॉन लिखा R प्लस L का होल स्क्वायर। वेल आप लोग को ये बात समझ में आ रही है ना? अपन लोगों को डेरिवेशन ऑब्वियस है, पहले के सारे वीडियोस में आपने देख लिया होगा, अपन ने इसका डेरिवेशन भी किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और अब एक्सप्रेशन अपन जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और जो डिस्टेंस है वो चार्जेस के बीच में टेस्ट चार्ज, और जो पॉइंट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, तो उसका स्क्वायर करते हैं और बगल में डायरेक्शन वेक्टर लगा देते हैं। तो सब कुछ अपन वैसा ही यहाँ पर कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन लोग? यहाँ माइनस का आई कैप लिखेंगे, और माइनस के पीछे रीज़न जो है वो आप समझ जाइए भाई कि अब ये जो Q0 है इस पर डायरेक्शन जो जा रहा है वो नंबर लाइन पे देखो ना यार, कौन सा डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर माइनस का आई वेक्टर अपन ने लगा दिया, आई कैप लगा दिया अपन लोगों ने, ठीक है, यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि सिंपली इसको आप ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि नेट रिजल्टेंट क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ हैं उन सब का सम कर दो, अलजेब्रिक सम, तो अपन लोग को वहाँ पे उस पॉइंट पे लगने वाली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है। तो ऐसे ही अपन लोग यहाँ पे कर लेते हैं।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस साइन ले लो भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर माइनस एल का प्लस का एल का होल स्क्वायर यहाँ पर आया, और ये आई कैप है ना। ये समझना ज़रा, ये जो माइनस साइन था वैसे तो एडिशन था, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आप जैसा कि देख पा रहे हो कि मैं यहाँ से बहुत कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं वो सब कुछ कॉमन निकाल लूँगा जो मैं निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और आई कैप भी निकाल लो। तो भाई बचा क्या, कुल मिला के बचा ये अब आगे आप क्या कर सकते हो, आगे आप ले सकते हो इसका एलसीएम। सो आपने जब इसका एलसीएम लिया तो आपको क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आई कैप, एलसीएम लिया, सो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सो फाइनल कैलकुलेशन कहाँ करें भाई, चलो भाई ब्लू कलर से ऊपर कर देते हैं, इस तरफ कर देते हैं, तुम लोग समझ जाओगे कुछ अलग लिखा हुआ है। हाँ जी, तो अब इसके आगे का पार्ट यहाँ किया जा रहा है, सो कोई डाउट ना रखें। अब इसके ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो ई नेट का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे। यहाँ से 1 इनफैक्ट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आई कैप हमने रखा हुआ है ऊपर। अब आइडेंटिटी खोल देना है, सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और ये हो गए कैंसिल। कुल मिला के हमारे पास बचा 4RL Q आई कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और बगल में ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा 4 पाई लिख दिया, सॉरी 4R लिखना था मेरी तरह। तो बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि 4 से 4 भी आप निपटा दो अभी यहाँ पर। उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है और आगे तक वो रोल प्ले चलेगा। ज़रा देखो क्या है वो रोल। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो आपका यहाँ से अब यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना। सो ये जो ई नेट हमने निकाला है वहाँ से यहाँ पे मैं आया हूँ, देख लो ध्यान से। इस 4 के अंदर ये 2 तो मैं बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये जो अपना 2L है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, Q ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये जो एक 2 अपन ने अकेला यहाँ लिखा था इसके साथ R लिख दो। मैं काम की चीज़ एक साथ कर रहा हूँ मतलब, ठीक है। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। वेल अगर मैं आपका थोड़ा सा फोकस बढ़ाऊं तो ये फोकस कैसे बढ़ाऊंगा मैं, ये ब्लैक कलर से फोकस बढ़ा देता हूं। आज की क्लास में कुछ टर्म, चलो रेड कलर ही आ गया हाथ में, रेड कलर से देख लो। ये दिख रहा है Q इंटू 2L। अभी थोड़ी देर पहले Q इंटू 2L को क्या बोला था तुम लोगों ने, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यस, किससे डिनोट किया था, P से। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2RP आई कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपको क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी दिख रहा है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, सो P और आई कैप मिलके बना लेंगे यहाँ पर P वेक्टर। तो दैट्स इट गाइस, ट्वाइस ऑफ R P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो जाती है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, यानी कि एंड ऑन पोजीशन पे कोई पॉइंट होगा तो इस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर जो हमारा R है, ठीक है,
अगर वो r काफ़ी बड़ा है एज कंपेयर टू द डाइपोल लेंथ, तो वो डाइपोल लेंथ के हम इग्नोर कर सकते हैं l को स्क्वायर को, क्योंकि भाई अगर वो l काफ़ी छोटा है तो l स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, r स्क्वायर उसके कंपेरिजन में और बड़ा हो जाएगा। सो दिस वैल्यू कैन बी इग्नोर्ड। जैसे ही आप इसे इग्नोर करोगे तो क्या इससे आप और एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ज़रा सोच सकते हो। l स्क्वायर खत्म, तो ये r स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, r की पावर 4। अब r की पावर 4 में एक r कैंसिल तो r क्यूब हो जाएगा। एंड सो कुछ इस तरीके से ई नेट मेरा कैलकुलेट होगा 2p वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर लगाया यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। सो दैट इज व्हाट द कंप्लीट डेरिवेशन इज ऑल अबाउट एक्सियल लाइन पर। अब आगे बढ़ते हैं, अब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी आपको बता देते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, और गलती से भी ये गलती मत करना कि तुम सिर्फ और सिर्फ बस वीडियो देख लो और खुश हो जाओ, तुम्हें डेरिवेशन समझ में आ गया। एटलीस्ट एक बार आज के दिन में इस वीडियो को ख़त्म करते से ही इस डेरिवेशन को अपनी कॉपी में कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलो चलते हैं आगे। तो चलिए गाइस, अब आगे देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, या फिर आप उसे बोल सकते हो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। जैसा कि डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये रहा आपके सामने आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ए और बी पॉइंट पर दो चार्जेस हैं जो कि पार्टेड हैं एट डिस्टेंस 2l, और ये इसका सेंटर आप देख सकते हो। और इस सेंटर से अगर जो लाइन जा रही है परपेंडिकुलर, तो वो होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डिस्टेंस ए बी। सो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और उस पर कोई लाई करेगा अगर पॉइंट, जैसे कि यहाँ पॉइंट P मैंने आपके सामने रखा है, जहां पर Q0 यानी कि हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इट इज लोकेटेड एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। सो पॉइंट या तो इक्वेटोरियल लाइन पे बोलो या फिर बोलो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में है। सो ये तो रहा इसका डिस्क्रिप्शन कि भाई ये डायग्राम क्या है। अब ये ब्लू लाइंस जो है ना, दिस इज व्हाट कि ये इनके बीच में कनेक्शन अकेला मैंने बताया कि Q0 और Q, तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स लगेगा वो कौन सा है, और A और P भी वही लाइन ऑफ फोर्स बता रहा है कि -Q और Q0 के बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है। अब ऑब्वियस है, बहुत सेंसिबल हैं आप सभी लोग, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो किस डायरेक्शन में लगेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, Q0 तो हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हो, तो इसीलिए ये इसको रिपेल करेगा, और इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लोग ये ले लेते हैं। उसी तरीके से अब अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स देखें फॉर दिस चार्ज, तो इसकी वजह से जो चार्ज पे फोर्स लगने वाला है Q0 पे, टेस्ट चार्ज पे, वो अट्रैक्टिव लगेगा, और उसका डायरेक्शन हम ये रख लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम डायरेक्शन की जब से बात कर ही रहे हैं, तो हमको यहाँ पर एक एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। ये थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और बहुत सेंसिबल है। आप समझ रहे होंगे कि क्यों ये आइसोसेलेस है। अब मैं अगर इसके रिजल्टेंट की बात करूं, तो ये तो जो लगेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट है, ये है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, तो इसको E+ ले लेते हैं, और ये जो है दिस इज E-। अब ये E+ और E- का रिजल्टेंट जो होगा वो कहाँ लाई करेगा, दैट विल गो इन दिस डायरेक्शन। और अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 2 थीटा होगा। अब बहुत सेंसिबल है, कैसे, ये और ये एंगल, ये हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला आपका थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इस तरीके से जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो हो गया 2 थीटा। अब एक बार 2 थीटा एंगल हम लोगों को मिल चुका है, सब कुछ जो मुझे चाहिए था वो लगभग यहाँ दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पर इस डिस्टेंस को, ये जो सेंटर है, सेंटर को C ले लेते हैं। C और P के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको अपन ने डिफाइन कर दिया R। सो दिस इज R, ये हो गया L ईच साइड। तो ये जो अपनी लाइन है दो चार्जेस के बीच में, इसका डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी √r² + l², √r² + l²। सो डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो फिर अब आपको आगे समझाने में दिक्कत कुछ ज़्यादा नहीं होने वाली। तो भाई मैं ऐसा है कि सबसे पहले तो ना E+ और E- कैलकुलेट कर लेता हूँ, और दोनों का जो है मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखने वाला हूँ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाकर यहाँ पर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो E+ का मैग्नीट्यूड चाहिए और E- का मैग्नीट्यूड चाहिए। पहले E+ का मैग्नीट्यूड अपन लोग देख लेते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ये तो आ ही गया, ठीक है। और E प्लस है तो चार्ज Q आ जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो आप लोग देख ही चुके हो। सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर करोगे तो वो चला जाएगा। सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। आई गेस आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंस हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, दो आई नो कि चार्ज यहां पर नेगेटिव होने वाला है, बट क्योंकि सिंस हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, यहां पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ Q लिख रहा हूं। कायदे से अगर ये मॉडुलस वाला साइन नहीं लगा होता, मैग्नीट्यूड वाले के लिए अगर हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं लिख रहे होते तो मुझे यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर भी लगाना होता, प्लस साथ में यहाँ पे माइनस साइन भी लगाना होता, जो मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई गेस यहाँ तक की सारी बातें आप सबको क्लियर होंगी, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो, अब अपन लोगों को यहाँ पर मालूम है कि अपन लोगों को रिजल्टेंट चाहिए, ई नेट यानी कि रिजल्टेंट चाहिए। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज द बेस्ट थिंग यहाँ पर लगाने के लिए। सो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ई प्लस का स्क्वायर, ई माइनस का स्क्वायर, ई प्लस, ई माइनस और cos 2 थीटा। अब आप समझ रहे हैं cos 2 थीटा क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल जो है इट्स नॉट थीटा जैसा हमेशा होता है, इट्स 2 थीटा। तो इसलिए यहाँ पर अपन ने 2 थीटा लिखा। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि यार अपन ना वैल्यू सबसे एंड में डाल देंगे, यार अभी क्या डालेंगे तो ये बहुत खतरनाक सा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो क्या मैं अभी के लिए फ्रॉम 1 and 2, इसी के नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं, फ्रॉम 1 and 2 कैन आई राइट मॉड ऑफ E प्लस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ E माइनस, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का मैग्नीट्यूड जो होगा दो इन चार्जेस की वजह से वो बराबर होगा। अपन ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा अपन को दिख रहा है एक्सप्रेशन से। तो अभी मैं इसको यूज कर लूं यूजिंग 3, हर जगह जहां E माइनस है वहां भी मैं E प्लस लिखने वाला हूं। तो ये तो E प्लस था, ये E प्लस हो गया, E प्लस cos 2 थीटा। नाउ दिस इज ट्वाइस E प्लस होल स्क्वायर, ट्वाइस E प्लस स्क्वायर cos 2 थीटा। अगर मैं आपसे यहां से कॉमन निकालने को कुछ बोलूं तो आप लोग को बड़े आराम से यहां दिख रहा है कि आप ट्वाइस ऑफ E प्लस स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। ब्रैकेट में लिख रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा। इतनी ट्रिग्नोमेट्री आप सबसे एक्सपेक्ट की जा सकती है कि 1 प्लस cos थीटा को आप बोल सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा। सो 2E प्लस होल स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा। और अब अगर आप देखें तो जनरलाइज करके हो जाता है 2E प्लस cos थीटा, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ E प्लस cos थीटा, ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला फॉर E नेट, यानी कि जो रिजल्टेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि यहाँ पर ये वैल्यूज डालनी है। एक तो आप E प्लस की वैल्यू डाल दोगे, और ये किसकी है, यहाँ पर ये मॉड है। सो ये मॉड यहाँ पर मैंने लिख दिया। वेल मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मैं वेक्टर का साइन नहीं लगाता हूँ, खाली जो डिनोशन है उसको लिख देता हूँ, तो दैट ऑल्सो मीन्स द मैग्नीट्यूड। बट ये मैथ्स में जब आप देखोगे तब आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो E प्लस का मैग्नीट्यूड था उसकी वैल्यू डाल देनी है। सो वो वैल्यू मैं जब यहाँ पर रख दूंगा, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक बार अब cos थीटा की वैल्यू निकाल के दिखा दूं मैं आपको एक बार। सिंपल है भाई, किसी भी एक जगह देख लो। यहाँ पर अगर आपने थीटा ले लिया, ये cos थीटा निकालने वाले हो आप, इस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, बेस इज L और हाइपोटेनस
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप अगर यहां पर इसको देखो, सो एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। नाउ वी आर अबाउट टू फिनिश दिस व्हाट वी कैन से एक्सप्रेशन, बस आने ही वाला है। ये मैं देखो यहां पर फाइनल टच दे रहा हूं, ई नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, और यहां आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। लेट मी चेक द स्क्रीन, यहां पर आपका विजिबिलिटी एरिया पूरा है कि नहीं। ओके, सो ये विजिबिलिटी आपकी बढ़ा दी। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, आई गेस इसको आप पहले से जानते हो, और अभी पहले भी आपने अभी इसको सब्स्टिट्यूट किया था। सो ई नेट जो यहां पे हमारा निकल के आया, डायपोल मोमेंट अपन ने यहां पर लिख लिया इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर होल पावर 3/2। तो भाई ये मेरा एक्सप्रेशन निकल के आया है। अब मैं यहां पर अगर डायरेक्शन की बात करूं, ठीक है, सो डायरेक्शन यहां पर आपको कैसा दिख रहा है आप क्लियरली समझो। अगर P का डायरेक्शन आप मुझसे पूछो, सो P का डायरेक्शन हमेशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये P का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इसका डायरेक्शन जा रहा है x के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस कारण से अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म देखना चाह रहे हो, सो E नेट इक्वल्स टू माइनस ऑफ P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 डॉट आई कैप आप लगा दोगे। मतलब माइनस का आई कैप आपने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में अगर लगा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ई नेट का मैग्नीट्यूड नहीं, आपको ई वेक्टर मिल जाएगा, जो नेट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, वो मिल जाएगा। अभी आप अगली स्टेप में पी आई को एज आई टोल्ड यू अर्लियर पी वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। आई होप आपको ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको करना ये है, डू व्हाट, कि जो आपने एक्सियल वाला था उसका डेरिवेशन एक बार लिख के देख लेना है, करके देख लेना है, और एक बार इसका भी करके देख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं गाइस। अब आपको यहाँ पर आगे जो देखना है वो एक कंपैरिजन देखना है, और वो कंपैरिजन आपको इसके एक्सप्रेशन और जो पिछला एक्सप्रेशन था उससे कंक्लूड करना है। एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, वहाँ पर काफ़ी प्यारा ऑब्जेक्टिव है और कई एग्जाम्स में देखा गया है, वो पूछा गया है। तो अपन उस एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से आप ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, और चाहें तो पॉज करके आप इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, मेरे एक साइड आपको दिख रहा है एंड ऑन पोजीशन का एक्सप्रेशन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और मेरे दूसरे साइड आप देख रहे हो ब्रॉड ऑन पोजीशन, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक ही बात। तो अब यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जो कि हम r से डिनोट कर रहे थे और किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर के डिस्टेंस में, ये r लिखा हुआ था सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस। सो r जो है अगर वो काफी 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 बड़ा है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू l। अब आपको याद दिला दूं l क्या है भाई, जो हमारे डाइपोल का डिस्टेंस है वो 2l होता है, तो उसका हाफ डिस्टेंस जो है, तो वो अगर l काफी छोटा है एज कंपेयर टू r, तो r स्क्वायर के कंपैरिजन में तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा भाई। तो जब इतना छोटा हो जाएगा तो इग्नोर कर देते हैं ना अपन दोनों ही एक्सप्रेशन में। तो दोनों ही एक्सप्रेशन में अगर अपन ने इग्नोर कर दिया तो अब जो अपना एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, ई नेट, यहां पे 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r4 कैंसिल किया r क्यूब। सो द फाइनल एक्सप्रेशन हियर इज E net in case of axial is 2p 4 pi epsilon naught r क्यूब। अब यही काम अगर मैं यहां पे कर देता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलने वाला है,
यहां पर अगर मैंने इग्नोर कर दिया इधर पे L को, सो E नेट P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। सो ये जो E नेट यहां मैं देख रहा हूं इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल लाइन पे, सो दिस विल बी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। यार ऐसा है कि इधर और इधर सब कुछ सेम है, ये 2 यहां एक्स्ट्रा है, ये 2 को यहां पर रहने दो, और अगर ये 1 है और ये 2 है तो सब्स्टिट्यूट कर दो 2 in 1। तो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, व्हाट यू विल बी सीइंग इज कि E नेट एक्सियल इज ट्वाइस E नेट इक्वेटोरियल। नेट की जगह आपको रिजल्टेंट भी देखने को मिल सकता है। तो आपने कंक्लूड किया कि फॉर द सेम डायपोल, ठीक है ना, मतलब सेम डायपोल से कहने का मतलब ये है जिसमें चार्जेस सेम हैं और जो उसी 2L डिस्टेंस पे मेंटेन है, और हमने वहाँ पर जो पॉइंट P लिया है वो सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रखा है, ब्रॉड साइड पोजीशन में भी और एंड ऑन पोजीशन में भी। तो हम ये पाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इन दी एक्सियल पोजीशन वो ट्वाइस होगी कंपेयर टू द इक्वेटोरियल पोजीशन। सो दैट्स इट गाइस, ये हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। सो अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लें, और ऑब्जेक्टिव कैसा बनता है मैं आपको बता देता हूँ भाई। वो कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई वो लिख देंगे और फिर देन करके 4 ऑप्शन दे देंगे। एक बार E नेट एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ऐसा हो गया, फिर एक बार E नेट इक्वेटोरियल इक्वल टू ट्वाइस एक्सियल कर देंगे एक ऑप्शन, फिर एक ऑप्शन में थ्राइस कर देंगे, और फिर जंबल कर देंगे। इस तरह से 4 गलत ऑप्शन, 3 गलत ऑप्शन और एक सही ऑप्शन देना है। सही वाला एक्सप्रेशन ये आपको याद रखना है, तो हो जाएगा। आई होप। चलते हैं अब आगे अपने अगले टॉपिक पे। क्या है सो गाइस, अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट। हम यहाँ कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज, मतलब कि कोई पॉइंट चार्ज आपके सामने है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले आप इसका एक्सप्रेशन देखो, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये हुआ E इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। P इज व्हाट डाइपोल मोमेंट इज ऑल अबाउट, Q तो जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। वैसे ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, ये इक्वेटोरियल के लिए लिखा हुआ है, एक्सियल के लिए होगा तो यहाँ ट्वाइस और आ जाएगा, नथिंग न्यू। बट इसको लिखने का पीछे रीज़न ये था कि जो हम इसमें पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताने वाले हैं वो आपको इस एक्सप्रेशन को देख के साफ साफ समझ में आएंगे। सबसे पहला जो मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बताऊंगा वो ये कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फॉर अ पॉइंट चार्ज, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये पहली चीज़। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप चेक कर रहे हो और जो पॉइंट चार्ज है उसकी पोजीशन के। जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या आप बोलोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ R, और R क्या है? R है सेंटर पॉइंट, डायपोल का सेंटर पॉइंट, और जो पॉइंट है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन जहां पर अपना टेस्ट चार्ज रखा है उसके बीच का डिस्टेंस। सो ये कंपैरिजन है, ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। तो ये इस तरीके से इसके कुछ डिफरेंसेस हो गए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, देख लेते हैं वो क्या है। सो चलिए अब चलते हैं डायपोल से रिलेटेड लास्ट टॉपिक पे, यानी कि इस वीडियो के एंड की तरफ बढ़ रहे हो आप, तो चलो जल्दी से अब इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ लो। क्या दिया हुआ है? टॉर्क ऑन अ डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। भाई अब डायपोल जो है अगर आपने उसे एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, इस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मैंने यहाँ पर E वेक्टर से डिनोट कर दी है,
और पैरेलल लाइंस बताई रही कि यूनिफॉर्म है, इक्वली प्लेस्ड है, इक्विप्लेस्ड है, इक्विडिस्टेंट लाइंस हैं। तो भाई ये ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। इसमें आपने ये डाइपोल रखा है जिसको आपने इंक्लाइन किया है थीटा एंगल पे, ठीक है। ये थीटा बना रहा है जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके डायरेक्शन से। तो हुआ क्या यहाँ पर ज़रा समझें। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है वो ऑब्वियस है, आप पी से डिनोट करते हो, और पी का जो डायरेक्शन है वो ऑब्वियस है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है। तो ये डाइपोल आपका मोमेंट हो गया, डाइपोल मोमेंट आपको मिल गया। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, आपके दो चार्जेस होगा। डिस्टेंस यहाँ पे ऑब्वियस है, पहले की तरह 2L अपन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो अपन जानते हैं। अब आगे की बात समझो, हो क्या रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो तो होने वाला है 0, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगने वाला है। अगर मैं आपसे इस फोर्स के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने को बोलूँ तो आप सब मेरे को यहाँ पर इसका बोलोगे QE, है ना। QE क्यों बोलोगे, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर ये पॉजिटिव Q चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आप देख ही रहे हो, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें माइनस एफ, अपन ने देखा है तो ये माइनस एफ जो होगा, ये माइनस एफ जो होगा ये होगा माइनस QE के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो इक्वल अपोजिट फोर्स हैं, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एफ नेट जो होगा वो हो जाएगा QE प्लस माइनस QE, बोले तो 0। तो ट्रांसलेटरी मोशन के चांसेस खत्म कि ये डाइपोल अब इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा या पीछे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल अपोजिट फोर्स थे। तो ट्रांसलेटरी मोशन तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ एक रोटेशन क्लॉकवाइज बिल्कुल होगा, क्योंकि ये टॉर्क जो है वो इस डाइपोल को अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा, और इक्वल अपोजिट फोर्स अगर लगते हैं तो टॉर्क तो डेफिनेटली अपन ने लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा ही था। तो अब उसी टॉर्क का मैं आपसे अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करने को बोलूं तो आप सबको वो एक्सप्रेशन याद होगा, नहीं तो अब यहाँ पर देख लो। फोर्स, किसी भी साइड का फोर्स ले लो, पॉजिटिव वाला नेगेटिव ले लो, फोर्स कोई सा भी एक, चाहो तो प्लस एफ या फिर माइनस एफ, कोई सा भी आप यहां ले सकते हो, इनटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो जो दो फोर्स हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो अपना टॉर्क का फॉर्मूला होगा दैट विल बी एफ इनटू अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये और ये के बीच में डिस्टेंस जो है ये AC आपका डिस्टेंस आप कह सकते हो, F इंटू AC। अब मैं आपसे एक सारी वैल्यू यहाँ पर रखवा दूँ तो F जो है वो तो अभी आपने देखा है QE होगा, और AC की अगर आप बात करो तो उसके लिए थोड़ी सी ना अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। अब आपको AC निकालना है और आप जानते हो 2L, इस 2L को जानते हो, और आप जानते हो ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा हो गया। तो अगर मैं थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाने को बोलूँ इन ट्राइंगल ABC और आपसे बोलूं कि साइन थीटा निकालो, क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे चाहिए और हाइपोटेन्यूस मैं जानता हूं, सो AC अपॉन 2L हो गया, सो AC इक्वल्स टू 2L साइन थीटा, ये मुझे मिल चुका है। सो QE 2L साइन थीटा मैंने यहां लिख लिया। अब आप अगर यहां पर देखो तो एक पुराना चिर परिचित अपन को मिल चुका है, Q इंटू 2L। ये E वेक्टर चल रहा है भैया यहाँ पर, ठीक है। सो Q इंटू 2L आप भली भांति इससे पहचान रखते हो, और ये है आपका P यानी कि डाइपोल मोमेंट, PE साइन थीटा। अब दो वेक्टर हैं यहाँ पर, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं हमारे पास यहाँ पर, और साइन थीटा है, देन डेफिनेटली ये हमको इंडिकेट कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। वेक्टर्स अगर आपका स्ट्रांग है तो आप समझ जाएंगे भाई, PE cos थीटा होता तो वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बनता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि PE साइन थीटा है तो ये आपको क्या मिल रहा है, P क्रॉस E, एंड अल्टीमेटली ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
इसके कई सारे आउटकम्स हैं, छोटे छोटे आउटकम्स हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की मदद से क्लियर कर सकते हो। जैसे कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी, कैसे होगी, सिर्फ साइंस थीटा इसके एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है। थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा 0 होगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ उस केस में जब ये डाइपोल जो है ये पैरेलल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दिया आपने, तो थीटा ऑब्वियस 0 हो जाएगा। अब थीटा अगर 0 हो गया तो थीटा 0 होने के बाद यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये हो गया मिनिमम टॉर्क, ठीक है ना। मतलब कोई टॉर्क ही नहीं लगने वाला, कोई रोटेशनल यहाँ पर सिचुएशन आपको नहीं मिलने वाली कि रोटेशनल मोशन यहाँ पर होने वाला है, यानी कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाएगी। दूसरा, अगर मैक्सिमम की बात करें तो साइन 90 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उस केस में PE टॉर्क की जो वैल्यू है PE आपको मिलेगी एंड दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो वो आपको कब मिल रही है, जब ये डाइपोल परपेंडिकुलर अलाइन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम हाफ की बात करें तो साइन के लिए 1/2 मिलता है 30 डिग्री पे, यस। तो अगर ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा तो जो अपना टॉर्क है उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड हाफ होगा, ठीक है। सो ये सारे केसेस हमने देख लिए, और क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री ने क्लास 11th में बड़े एंगल्स पे भी आप जा चुके हो, तो अगर टोटल ऑपोजिट रख दोगे, एंटी पैरेलल कर देते हो, ठीक है ना, तो एंटी पैरेलल अगर डाइपोल रखा होगा तो भी अल्टीमेटली कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर 0 होगा, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। सो आपने ये 4 स्टैंडर्ड एंगल्स पे टॉर्क का कैलकुलेशन भी देख लिया है। इस तरीके से आपने यहाँ पर डाइपोल को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में टू द पॉइंट आ चुका होगा। अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और अगर कोई डाउट है तो वो भी यहाँ पर बताओ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कीप शेयरिंग द लव।